नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 12 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डे 30 में जो टॉपिक है वो टर्म के हिसाब से इकोनॉमी होती है। और इकोनॉमी में जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग के 20 प्रश्नों को देखेंगे और 10 प्रश्न करेंट अफेयर पे हम डिस्कस करेंगे जो आजकल की घटनाओं पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। वैधानिक मुद्रा से भुगतान करने पर लेनदार इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। आप लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। विमुद्रीकरण काले धन को निकालने हेतु अपनाई गई युक्ति है। अगर आपने कोई सामान कहीं से लिया और भुगतान कर रहे हैं जो एक वैधानिक मुद्रा है तो क्या कोई लेने से मना कर सकता है? नॉर्मल आप देखेंगे तो कई बार होता है कि कोई सिक्का है, उस पर अफवाह फैल गई कि ये वाला अब नहीं चल रहा है, 10 के सिक्के पर खूब ये चल रहा है ना, तो ये नहीं चल रहा है। लेकिन वैधानिक तौर पर वो अगर मतलब लीगल मनी है, लीगल सिक्का है, जैसा भी कॉइन है वो, तो अगर लीगल है तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। और विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन इसीलिए किया गया था कि जो ब्लैक मनी है वो निकल जाए। तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अवमूल्यन का अर्थ है। अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? अवमूल्यन है ना, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? किसी मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा के मूल्य की तुलना में कम कर दिया जाए, किसी मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा की तुलना में बढ़ा दिया जाए, कोई परिवर्तन न किया जाए। तो अवमूल्यन का अर्थ यही है कि कम कर दिया जाए। अवमूल्यन है ना, यानी कि मूल्य में गिरावट कर दी जाए, डिवैल्यूएशन कर दिया जाए। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, कम कर दिया जाता है मूल्य। और अवमूल्यन की परिस्थितियों के अनुसार, मतलब सरकार परिस्थितियों के अनुसार तय करती है कि किस परिस्थिति में अवमूल्यन करना है, यानी कि कब अवमूल्यन की परिस्थितियां होंगी, और कब अवमूल्यन नहीं करना है, यानी कि मुद्रा का मूल्य कब बढ़ाना है। अगला जो प्रश्न है, मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां क्या होता है? मुद्रा का निर्माण होता है या लेन देन होता है या मुद्रा एकत्र की जाती है, कलेक्ट की जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मार्केट, जो मनी मार्केट है, मुद्रा बाजार, वो बाजार होता है जहां पर मुद्रा का लेन देन किया जाता है। जहां पर मुद्रा का लेन देन होता है वह बाजार मनी मार्केट कहलाता है या मुद्रा बाजार कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, ऐसी मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक रहती है। जैसे चाहिए मान लीजिए कि 100 यूनिट और पूर्ति हो रही है 110 यूनिट, या चाहिए 90 हो रही है 100, यानी कि पूर्ति ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो ऐसी मनी को सॉफ्ट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट मनी कहते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सॉफ्ट मनी कहलाती है ऐसी मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक रहती है। तो ये सॉफ्ट मनी कहलाती है। और हार्ड करेंसी क्या होती है? इसकी उल्टी। अगर है 100 और मांग हो रही है 110 की, यानी कि मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, मांग ज्यादा हो रही है, तो हार्ड मनी कहलाएगी। अगला जो प्रश्न है, बैंकिंग ओट्समैन योजना देश में कब लागू हुई थी? कब लागू हुई थी बैंकिंग ओट्समैन स्कीम? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहता है, तो इसलिए इसको आप तिथि सहित याद रखिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1995 में और तिथि है 14 जून। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने 14 जून 1995 से देश भर में बैंकिंग ओट्समैन योजना लागू कर दी थी। और सभी अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक कि जो ग्राहक मतलब बैंक हैं वो ग्राहक प्रहरियों के दायरे में आएंगे, ऐसा कहा गया था उसमें। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोटों का निर्गमन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ये इशू करता है करेंसी नोट्स को, ये बात कही जा रही है। सही है। और भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। तो ये दोनों बातें सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की जब आप विशेषताएं और कार्य पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो इसमें कुछ समझना नहीं है। हाँ, एक दो चीजें और हैं कि देश की साख तथा बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण आरबीआई ही करता है। रिजर्व बैंक तथा जो रिजर्व बैंक जो है वो केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर, एजेंट तथा आर्थिक एवं वित्तीय मामलों पर परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक साख नियंत्रण का कार्य करता है और ये बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों का निर्वहन भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, लेकिन बाकी बचे जितने भी नोट हैं उनको रिजर्व बैंक निर्गमित करता है, इशू करता है। तो 1 रुपये का नोट और जो सिक्के हैं, जो क्वाइंस होते हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने भी रुपए हैं, जितने भी नोट्स हैं,
वो नोट कहाँ से आते हैं? वो आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं, उस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण है, सही दिया है, और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दिल्ली में है, जो कि गलत दिया है। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है आरबीआई का, वो मुंबई में है। और मार्च 1949 में एक इसको भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण रखने का विस्तृत अधिकार दिया गया था। यानी कि पहले इसको क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण इसका किया गया 1 जनवरी 1949 को, और उसी के बाद में 2 महीने बाद इसको अधिकार दे दिया गया वाणिज्यिक बैंकों पे नियंत्रण का भी। अगला जो प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की संस्तुति के आधार पर की गई थी? कौन सा आयोग था जिसने संस्तुति की थी? तो उसकी संस्तुति या उसकी सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आरबीआई की। तो इसकी स्थापना की गई थी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। 1926 में ये हिल्टन यंग आयोग गठित हुआ था, और उसी की सिफारिश पर बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने समिति का जो गठन किया था वो थी एम नरसिंघम समिति। 1991 में अगस्त के महीने में आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर थे एम नरसिंघम, उन्हीं की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए। अगला जो प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में 1917 से 1923 ईस्वी का जो काल है वो बैंकिंग संकट का काल माना जाता है। 1917 से 1923 ईस्वी का काल। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की 1935 में स्थापना जब हुई तो देश में वाणिज्यिक बैंकों को फिर प्रोत्साहन मिला। दोनों स्टेटमेंट चेक करिए। पहला तो सही है, बैंकिंग संकट का काल कहा जाता है इसको, और दूसरा जहां तक है कि वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहन मिला जब इसकी स्थापना हुई, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बाद में भी इसमें विस्तार किया गया था। मार्च 1949 में वाणिज्यिक बैंकों तक इसका विस्तार किया गया, तो प्रोत्साहन तो मिलना ही था। तो 17 से 23 तक का जो काल था, 1917 से 23 तक का काल, ये ध्यान रखिएगा, ये एक बैंकिंग संकट का काल था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई और वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहन मिला। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके उसे स्टेट बैंक में बदला गया था। तो पहले क्या था? ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1955 को फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये भारतीय स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित हुआ। तो भारतीय स्टेट बैंक का नाम पुराना आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा था? पूर्ण रूप से पहला, फर्स्ट फुली इंडियन बैंक कौन सा था, ये आपसे पूछा जाए तो ये था पंजाब नेशनल बैंक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1894 की बात है। 1894 में पीएनबी देश का पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक बना था, जो पूर्णतया भारतीय बैंक था। और वैसे अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पहला संचालित बैंक तो ये था अवध कमर्शियल बैंक, लेकिन पूर्ण रूप से जो देश का पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था वो पीएनबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? बहुत पुरानी तिथियां दी हैं, लेकिन हाँ, स्थापना तब हो गई थी। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी 1770 में। 1773 में हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1770 में ये, उसके पहले ही ये स्थापना हो गई थी, ऐसे याद रखिएगा। 1770 में कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से इसको स्थापित किया गया था। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित था और भारत का प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक था। विदेशी पद्धति के सहयोग से अलेक्जेंडर एवं कंपनी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो 1770 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की नींव किसने रखी थी, किसने डाली? तो भारत में जो आधुनिक बैंकिंग प्रणाली है, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी नींव डाली थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली जो यह है अंग्रेजों की देन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी नींव डाली थी। इससे पूर्व बैंकिंग का कार्य प्रायः महाजनों एवं साहूकारों के द्वारा किया जाता था। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक
वह वित्तीय संस्था होती है जो लोगों को रुपए अपने पास जमा करने और उधार देने दोनों का कार्य करती है ना। वाणिज्यिक बैंक और भी कई कार्य करते हैं, जैसे साख निर्माण का भी कार्य करते हैं आजकल, रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का भी काम करते हैं, एजेंसी का कार्य करते हैं, सामान सेवाएं और बहुत सारी देते हैं, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? शैडो प्राइसेस फॉर प्राइसिंग पब्लिक गुड्स, ये किसने दिया था, ये कंसेप्ट किसने दिया था? तो छाया कीमतों की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था जे टिम्बरगिन के द्वारा। कल्पित कीमत या छाया कीमत या शैडो प्राइस, जिसका प्रयोग पूंजी निवेश के प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, इसको जे टिम्बरगिन और होलिस, होलिस का नाम भी आपको दिया जा सकता है, इन लोगों ने, दोनों लोगों ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा, मतलब ये राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, किसमें जमा किया जाता है? तो भविष्य निधि की मुद्रा है, जमा किसमें की जाती है? तो इसको किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। भारत का जो संविधान है केंद्र सरकार के लिए 3 प्रकार की फंड की व्यवस्था, निधियों की व्यवस्था करता है। भारत की संचित निधि, भारत की सार्वजनिक लेखा और भारत की आकस्मिकता निधि। तो भारत की जो आकस्मिकता निधि है, भारत की सार्वजनिक लेखा निधि है और संचित निधि, अलग अलग ये मद है। तो राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो धन पाती है उसको सार्वजनिक लेखा निधि के अंतर्गत, ये सेकंड वाले में क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी, व्हिच इज कार्ड प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी क्या होती है? जो क्रेडिट कार्ड होते हैं इनमें से प्लास्टिक मनी वही तो है जिसकी सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी की जा सकती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम, ये सब प्लास्टिक मनी के उदाहरण है। यानी कि आपके पास पैसे वैसे हाथ में नहीं रहते, एक प्लास्टिक का कार्ड होता है और आप उससे पैसे निकाल सकते हैं या डायरेक्टली खरीदारी कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, द्रव्य यहां पर क्या है, मनी है। अगर यहाँ पे ये देखिए गलत लिखा हुआ है मटेरियल, ये बिल्कुल गलत है, ट्रांसलेट गलत हुआ है। ऐसे यूपीएससी में ट्रांसलेशन एक बार हो गया था, मनी, तो मनी। अगर द्रव्य की पूर्ति यथावत रहे तो द्रव्य की मांग में अगर वृद्धि हो जाए तो क्या होगी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए कि मार्केट में 100 रुपये है, ठीक है, और 100 रुपये की ही डिमांड है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 रुपये ही बने रहे लेकिन डिमांड की, यानी कि द्रव्य की मांग जो है, डिमांड की वृद्धि हो जाए, मांग की वृद्धि हो जाए, और ये हो गए 125 रुपये अब चाहिए मार्केट में, तो अब लोग पैसा लेने के लिए ज्यादा ब्याज चुकाएंगे, वो कहेंगे हमें दो, वो कहेंगे हमें दो। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी, मतलब जो मार्केट चलता है वो जो पूर्ति और यानी कि सप्लाई और डिमांड इसी पर चलता है, पूर्ति और मांग पर चलता है। तो अगर कोई भी चीज हो, वो उसकी मात्रा कम है और उसकी डिमांड ज्यादा है, तो उसमें क्या होगी, उसकी क्राइसिस होगी, तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। यहां पे द्रव्य का मतलब मनी है, मटेरियल नहीं। अगला जो प्रश्न है, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बाजार किससे चलता है? आप बाजार में जाते हैं, किसी भी चीज की कीमत अदा करते हैं, कोई चीज आप खरीदते हैं या कोई चीज बेचते हैं, बाजार में क्या होता है, खरीद फरोख्त होती है। तो बाजार में जो कीमतें होती हैं वो सबसे अनिवार्य है, एसेंशियल है मार्केट के लिए। अगर मार्केट को सर्वाइव करना है तो कीमतें होनी चाहिए, तो उसकी जो प्राइस है, जो कीमत है, वो होनी चाहिए। क्रय विक्रय करने के लिए कीमत चाहिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? भारतीय मुद्रा व्यापार यानी कि इंडियन करेंसी ट्रेडिंग का अंग कौन सा नहीं है? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, भारतीय रिजर्व बैंक, कौन इसमें इसका अंग नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा व्यापार के अंग हैं, लेकिन जो मुद्रा व्यापार सहयोग निधि है यह मुद्रा बाजार से संबंधित ना होकर किससे संबंधित है? विदेश व्यापार से संबंधित है। मुद्रा व्यापार सहयोग निधि ये किससे संबंधित है? विदेश व्यापार से, फॉरेन ट्रेड से ये संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन और प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। जब तक आपको सन नहीं पता होगा इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, और इसके सन हम देख लेते हैं।
बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 के बाद, इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1950 के बाद हुआ, और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 2 जून 1956 को हुआ। बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 10 मार्च 1949 को आया, और प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1951 में। इसलिए सबसे पहली घटना क्या हो जाएगी, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम। जो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये 1949 में आया, 10 मार्च 1949 को। तो इसमें जो सबसे पहली घटना हो जाएगी वो यही हो जाएगी। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण डेट्स आपको याद होनी चाहिए। अब योजनाओं से ऐसे को प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। 10 प्रश्न करंट अफेयर के हैं जो आजकल की घटनाओं पर आधारित हैं। पहला प्रश्न है, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 जगह लेगा, किसका जगह लेगा? यानी कि पहले कौन सा विधेयक था, मतलब कानून था जिसका ये विधेयक स्थान लेगा? तो आप उत्तर दीजिए। पहले जो इसमें विधेयक था मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट था 2000 कब का? ये था 1963 का, और 2020 का है विधेयक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, वो उसी का स्थान लेगा। तो 1963 का था, और 1963 के बाद में अभी तक कोई ऐसा विधेयक नहीं आया था, कोई ऐसा बिल नहीं था। अब इस विधेयक में जो व्यवस्था की गई है, प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया है, और ये बोर्ड प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अंतर्गत मौजूदा पोर्ट ट्रस्टों की जगह लेगा। अगला जो प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ईंधन तेल को फर्नेस ऑयल या भट्टी का तेल, फर्नेस ऑयल वही है, भट्टी का तेल भी कहा जाता है, फर्नेस ऑयल अंग्रेजी में कहते हैं, ये कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। और इसका उपयोग विद्युत संयंत्र, जहाज, औद्योगिक संयंत्र, इन के जो स्टीम बॉयलर होते हैं उनमें किया जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ दिन बाद ये इतने ज्यादा हो जाएंगे कि हमारे ख्याल से गाड़ी चलाना ही संभव नहीं रह जाएगा। गवर्नमेंट को इसमें कुछ करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने तो कहा है, हमने कंपनी को दे दिया, प्राइवेट कंपनी अपना संभाल रही है, क्या करना है। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों सही है। ईंधन तेल या फर्नेस ऑयल मुख्य रूप से कच्चे तेल के आसवन का अवशिष्ट होता है, और इसका उपयोग जहां जहां हमने बात की वहां पर होता है। विद्युत संयंत्रों में, जहाजों में, औद्योगिक संयंत्रों में जो स्टीम बॉयलर चलते हैं उनको चलाने में होता है। वांछित श्यानता यानी विस्कासिटी और स्फुरांक यानी कि फ्लैश पॉइंट हासिल करने हेतु तो वाणिज्यिक ईंधन तेल में आमतौर पर अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की अल्प मात्रा का मिश्रण किया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, लेकिन बहुत कम उम्मीद है। कॉन्सेप्ट ज्यादा छोटे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। अगला, लेकिन यूपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट जरूरी हो जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। मार्च 2021 में कौन सा देश 40 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 40 उपग्रह, कौन सा देश ऐसी योजना बना रहा है? और ये योजना बना रहा है रूस। मार्च 2021 में 18 विभिन्न देशों से 40 उपग्रहों की जो श्रृंखला है पूरी, मतलब एक सीरीज इसने बनाया 40 उपग्रहों की, उसको ये 18 विभिन्न देशों के ये हैं, इनको लॉन्च करेगा कौन? रसिया। इन उपग्रहों को सोयुज 2 वाहक रॉकेट का प्रयोग करके लॉन्च किया जाएगा। नवंबर 2020 में भी ये बताया गया था कि अंतरिक्ष उद्योग 20 मार्च 2021 को सोयूज 1 लॉन्च करेगा, जो रूस का अंतरिक्ष है उद्योग है, और सोयूज फर्स्ट फ्रीगेट बूस्टर के साथ ये कैरियर रॉकेट है। तो इतना नहीं, बस सोयूज का नाम याद रखिएगा। अभी उपग्रहों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें रूस, सऊदी अरेबिया, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, इजराइल, थाईलैंड, जर्मनी, ब्राजील, इटली, हंगरी, अर्जेंटीना, कनाडा, नीदरलैंड, स्लोवाकिया, स्पेन, ट्यूनीशिया और यूनाइटेड किंगडम के उपग्रह हैं, ऐसा माना जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, किस भुगतान कंपनी ने घोषणा की है कि वह क्रिप्टो करेंसी को अपने नेटवर्क में शामिल करेगी? क्रिप्टो करेंसी है ना, आपने कभी देखा ही नहीं होगा, लेकिन उसमें करेंसी है और उससे व्यापार हो सकता है, आप उसको जमा करके अपने धन को रख सकते हैं। ये अभी घोषणा की है किसने? मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड ने घोषणा की है कि सीधे अपने नेटवर्क पर कुछ चुनिंदा क्रिप्टो करेंसी का वो समर्थन करेगा, यानी कि उसको स्वीकार करेगा, और इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि स्थिर सिक्कों या क्रिप्टो करेंसी को तरजीह दी जाएगी, यानी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू इस तरीके से बढ़ जाएगी। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने विश्व दलहन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है? कौन सा दिवस? विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे। दलहन, दाल, दाल खाते ना आप लोग, प्रोटीन जिसमें खूब होता है। तो विश्व दलहन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। किसने रखा था? विश्व दलहन दिवस जो मनाया जाता है, किसने रखा था यह प्रस्ताव? ये रखा था बुर्किना फासो ने। 2016 की संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन
के रूप में इस वर्ष को 2016 का जो वर्ष था उसको मनाने के मतलब उस वर्ष में दलहन के रूप में इसको अपनाया था इस वर्ष को। तो 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन के रूप में इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स, यहाँ पे वर्ष लगेगा इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, ये अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। पश्चिम अफ्रीका का एक देश है बुर्किना फासो, उसने विश्व दलहन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। फिर 2019 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो 10 फरवरी की डेट भी ध्यान रखिएगा कि विश्व दलहन दिवस में मनाया जाता है। वह बात केवल इतनी थी, हम लोग इतनी देर से समय बर्बाद कर रहे थे। अगला जो प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में कितने मैनुअल मैला ढोने वालों की पहचान की गई है? बहुत ही खराब दशा होती है मैनुअल स्क्वेंजर्स जो होते हैं, यानी कि सर पर मैला ढोने की जो प्रथा आज भी अगर ये है तो ये बहुत दुख की बात है। जिस चीज को हम लोग इतना घृणित समझते हैं किसी के सर पे, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार अभी पूरे देश में 66,692 लोग हैं जो मैनुअल मैला ढोने, मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है वो करते हैं। फरवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश में 37,379 सबसे अधिक मैला ढोने वाले लोगों की पहचान की गई। फिर महाराष्ट्र, उत्तराखंड और असम का स्थान आता है। ये भी घोषणा की गई कि पिछले 5 वर्षों में सीवर और टैंकों की सफाई करते समय 340 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बहुत दुखद है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है और ऐसा हो रहा है। और ऐसी मशीनें जब बना दी गई हैं तो खैर इन सब प्रथाओं को, प्रथा क्या है, ये मजबूरियां हैं, इनको समाप्त करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन सा है जो हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन, IOR इसको बोलते हैं ना, इसमें आयोजित किया जा रहा है? भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है ट्रॉपेक्स, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ट्रॉपेक्स 21 2021 में हो रहा है। तो 21 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है और यह हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना, सेना और भारतीय तटरक्षक बल भी शामिल होंगे। तो केवल अकेले वही नहीं, ये सब भी इसमें शामिल हो रहा है। ट्रॉपेक्स ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रतिवर्ष विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कल के डेली 30 में भी था। और ये तिथि है 11 फरवरी। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। तो विज्ञान में ये बात है, ये ध्यान रखिएगा। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। वहां पर ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न था, कोई बात नहीं है। और इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए जो संगठन कार्य करते हैं उनको, उनके साथ मिलकर काम मनाया जाता है। इसकी थीम है वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ये थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 को लेकर ये थीम बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में पंचायती राज मंत्रालय के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज मंत्रालय के लिए कितने करोड़, बजट का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। और इसका सही उत्तर है 913.43 करोड़ रुपए। 2021-22 का जो बजट है उसमें 913.43 करोड़ रुपए ये पंचायती राज मंत्रालय के लिए किए गए हैं। पिछले साल की तुलना में 32% की इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो ये 32% की जो बढ़ोतरी है ये ध्यान रखिएगा। और अंतिम प्रश्न है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं और आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स भी आप पढ़ना चाहते हैं एक व्यवस्थित, तो हमारा एक QIP प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें नोट्स, क्लास, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल सकती है। 6307281212 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत अच्छा ये एफर्ट हमारी टीम के द्वारा किया गया है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है गुड़गांव। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड IDPL का जो मुख्यालय है गुड़गांव में है। ये एक सरकारी स्वामित्व वाली दवा, थोक दवा निर्माण और दवा खोज कंपनी है। दवा, थोक दवा निर्माण, दवा का निर्माण, थोक दवा ज्यादा मात्रा बल्क में बनाने, और इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। अभी IDPL और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड RDPL को बंद कर दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। केंद्र सरकार हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का भी निवेश भी करेगी, ऐसी बात चल रही है। धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट कंपनीज के हाथ में जा रहा है।
ये दुखद भी है। खैर एक एक आर्थिक निर्णय हो सकता है कि इससे बहुत मतलब फायदा होगा आर्थिक तौर पर, लेकिन सब कुछ प्राइवेट में जाना ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। संडे के टेस्ट के लिए तैयार रहें।